सबसे अधिक अपशहित मृदा है? हाईली वेदर्ड सॉइल ऑर्डर। देखो यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है ना, यूएसडीए, इसने पूरे विश्व की मृदाओं को 12 ऑर्डर यानी 12 गणों में बांटा था। कितने ऑर्डर में? 12 ऑर्डर में बांटा था। एक तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये 12 जो ऑर्डर है उनमें से ये पूछा गया है कि इनमें से सबसे ज्यादा अपशहित कौन सा है। सबसे ज्यादा अपशहित कौन सा है? ए ऑप्शन है एंडीसोल, बी ऑप्शन है एंटीसोल, सी ऑप्शन है अल्टीसोल और डी ऑप्शन है ऑक्सीसोल। यानी इनमें सबसे ज्यादा वेदर्ड, वेदर्ड बोले तो अपशहित, अपशहित का मतलब समझते हो ना, चट्टानों का टूटना और उससे मृदा का बनना और फिर मृदा के बड़े पार्टिकल का यानी बड़े कणों का छोटे कणों में बदल जाना, ये क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। तो आपसे यहां पूछा गया है कि सबसे अधिक अपक्षयित मृदा कौन सी है। अब मैं यहां सॉइल ऑर्डर से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं जो आपके बहुत काम की रहने वाली है। यह डायग्राम आपको दिख रहा होगा, देखिए इस डायग्राम के अंदर स्क्वेंस क्या दिया हुआ है? स्क्वेंस ये दिया हुआ है कि ये बिल्कुल नई मिट्टी है और ये सबसे पुरानी मिट्टी है, ठीक है। तो आपसे पूछ ले न्यू फॉर्मेड सॉइल यानी बिल्कुल नए नवनिर्मित मृदा कौन सी है? नवनिर्मित जो मृदा है वो कौन सी है? एंटीसोल है। यहां लिख देता हूं बड़े अक्षरों में, जो नवनिर्मित मृदा है वो कौन सी है? एंटीसोल्स होती है। एंटीसोल का मतलब ही रिसेंट होता है यानी अभी अभी, ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवनिर्मित मृदा एंटीसोल कहलाती है यानी न्यू फॉर्मेड सॉइल है वो एंटीसोल है। जैसे जैसे अपने बात करेंगे यानी ये सबसे कम अपशयित है, अभी अभी बनी है, ताजा ही बनी है, सबसे कम अपशयित मृदा एंटीसोल या नवनिर्मित मृदा कौन सी होती है? एंटीसोल होती है। और एंटीसोल का मतलब ही क्या होता है? रिसेंट होता है। आगे फिर हम इसके कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, मैं उसमें और ज्यादा आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। तो यह है एंटीसोल। जैसे जैसे अपने इधर चलते जाएंगे वैसे वैसे क्या है? वेदरिंग बढ़ती जाएगी, अपक्षय बढ़ता जाएगा यानी उतनी ही पुरानी मृदा होगी। तो सबसे ज्यादा अपशित या सबसे ज्यादा पुरानी मृदा कौन सी होती है? ऑक्सीसोल होती है। ऑक्सीसोल का मतलब होता है ऑक्सीकृत, यानी बहुत ज्यादा ऑक्सीकृत हुई यानी बहुत ज्यादा अपशित हुई है, ठीक है। तो सबसे पुरानी मृदा या सबसे ज्यादा अपशयित या फिर हम बोल दें हाईली वेदर्ड सॉइल है वो कौन सी होगी? ऑक्सीसोल होती है, ठीक है। दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा, भारत में जो सबसे ज्यादा पाई जाती है वो इंसेप्टिसोल पाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? इंसेप्टिसोल देखने को मिलती है। पहली पोजीशन पे आपको इंसेप्टिसोल देखने को मिलता है और भारत में दूसरे नंबर पे आपको कौन सी देखने को मिलती है? एंटीसोल देखने को मिलती है। और जो इंसेप्टिसोल होती है उसमें क्या है, हमने पीछे बात की थी पिछले लेक्चरों में कि जो मृदा के सेंसर होते हैं, ओरिजिन होते हैं, उनके निर्माण को हॉर्नाइजेशन कहते हैं या सशस्त्रीकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये जो भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है यानी जो ऑर्डर भारत में सबसे पाया जाता है वो इंसेप्टिसोल होता है। और इंसेप्टिसोल के अंदर क्या होता है? हॉर्नाइजेशन जारी रहता है यानी संस्तरों का जो निर्माण है वो क्या है? जारी रहता है। क्लियर है? संस्तरों का जो निर्माण है वो जारी रहता है। भारत में सबसे ज्यादा इंसेप्टिसोल और उसके बाद एंटीसोल। बिल्कुल नवनिर्मित मिट्टी एंटीसोल है, सबसे कम अपशयित एंटीसोल है यानी जिसकी गहराई सबसे कम होगी। अभी मृदा प्रच्छेदिका बहुत ज्यादा गहरी नहीं हुई है क्योंकि उसका निर्माण अभी जारी है। तो सबसे कम गहरी मृदा भी कौन सी है? एंटीसोल। और सबसे ज्यादा गहरी मृदा कौन सी होगी? ऑक्सीसोल होगी। एक होता है हिस्टोसोल। हिस्टोसोल, हिस्टो का मतलब ही उत्तक होता है, हिस्टो का मतलब क्या होता है? उत्तक होता है, ठीक है। हिस्टोसोल का मतलब है कार्बनिक मृदा। जिन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 20% से ज्यादा होती है, 20% से ज्यादा होती है, उनको कार्बनिक मृदाएं कहते हैं। जिन सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो है, कार्बनिक पदार्थ मोर देन 20%, 20% से ज्यादा होता है, वो कार्बनिक मृदा कहलाती है। और 20% से कम कार्बनिक पदार्थ वाली मृदा क्या कहलाती है? खनिज मृदा यानी मिनरल सॉइल कहलाती है। तो हिस्टोसोल जो है वो कौन सी मिट्टी होती है? कार्बनिक मृदा होती है। हिस्टोसोल कौन सी होती है भाई? कार्बनिक मृदा होती है।
यहां पे मैंने 2-3 आपको इंपॉर्टेंट बताई है अभी। उसके अलावा एरेडिसोल, शुष्क क्षेत्रों की जो मिट्टी होती है उसको एरेडिसोल्स बोलते हैं। शुष्क क्षेत्रों की जो मिट्टी होती है वो कौन सी मिट्टी कहलाती है? एरेडिसोल कहलाती है। जैसे उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की मरुस्थलीय मृदाएं हैं वो एरेडिसोल्स के अंदर आता है। एक है आपका वर्टिसोल। वर्टिसोल जो मिट्टी जिसमें क्ले के कंटेंट बहुत होते हैं, क्ले के कण बहुत ज्यादा होते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा फैलने और बहुत ज्यादा सिकुड़ने की क्षमता पाई जाती है। वर्टी का मतलब ही टर्न होता है, बदलना होता है। तो सबसे ज्यादा फैलने सिकुड़ने वाली या जिसमें बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिलती है वो कौन सी है? वर्टिसोल होती है, यानी इसमें क्ले ज्यादा पाया जाता है। ठीक है। घास के मैदानों में आपको मोलिसोल्स देखने को मिलता है। घास के मैदानों में आपको क्या देखने को मिलता है? मोलिसोल्स है वो देखने को मिलता है। और जहां पर ज्वालामुखी फटती है और वहां पर जो मिट्टी बनती है उसको एंडीसोल बोलते हैं। उसको अपने क्या बोलेंगे? एंडीसोल कहा जाता है। इसको अच्छे से याद रख लेना। और बाकी जो मिट्टियां बच गई वो एक अपना कल क्वेश्चन लेके आएंगे, उसके अंदर बात करेंगे। मैंने कहा था यूएसडीए ने कितने ऑर्डर बताए? 12। और पहला अपना क्वेश्चन क्या था? इनमें सबसे ज्यादा अपचयित कौन सी है? तो उत्तर कौन सा होगा? ऑक्सीसोल। और यहीं पे पूछ लेते कि नवनिर्मित मिट्टी कौन सी है, सबसे नई कौन सी है, तब हम बोल देते एंटीसोल, जो यहां पे ऑप्शन नहीं है। बट इस क्वेश्चन का राइट जिन लोगों ने डी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल क्या है? राइट है। क्लियर है यहां पे स्टूडेंट? चलिए, एक क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन अपने एक साथ क्लियर हुए हैं। इस क्वेश्चन का जवाब तो मुझे लगता है आप दे ही देंगे। ऑक्सीकृत मृदा में आयरन की अधिकता होने पर रंग होता है, यानी ऑक्सीडाइज्ड सॉइल के अंदर आयरन जो है उसका कंटेंट अगर ज्यादा है तो फिर कलर कैसा देखने को मिलेगा? फटाफट बताओ भी। आयरन कंटेंट ज्यादा है और ऑक्सीकृत मिट्टी है तो उसका रंग कैसा देखने को मिलेगा? गांव का भूत बोल रहा है डी, सुरेश कश्यप डी, कुलदीप इंडोनिया डी बोल रहा है, मन्नत कौर लाल बता रहे हैं, विजय गुजर भाई राम राम, प्रभात यादव ए, दिव्या साहू ए। देखिए यहां पे एक कॉन्सेप्ट बताता हूं जो आपको कभी जिंदगी में भूलना नहीं है। भाई लाइव आप लोग 80 के आसपास पहुंचने वाले हो, लाइक 47 है। क्यों लाइक पे खर्चा करना पड़ता है क्या आप लोगों को? देखिए, अगर कोई मिट्टी सूखी है, अगर कोई मिट्टी सूखी है तो उसके रंध्रों में क्या होगा? वायु होगा। और सूखी मिट्टी को ही हम कौन सी मिट्टी बोलते हैं? ऑक्सीकृत मिट्टी बोलते हैं। सूखी मिट्टी को ही क्या बोला जाता है? ऑक्सीकृत मिट्टी कहा जाता है। दूसरा, अब इसमें आप पानी दे दोगे यानी ये मिट्टी नम हो जाएगी। अभी पानी नहीं भरा है, नम हो जाएगी, इसका मतलब रंध्रों में कुछ पानी है, कुछ वायु है। इसको बोल देते हैं नम मृदा यानी हाइड्रेट सॉइल। क्या बोलेंगे? नम मृदा या फिर हाइड्रेट मृदा कहते हैं। क्या बोलेंगे? हाइड्रेट। जब आप इस मिट्टी में पानी भर दोगे यानी पानी खड़ा रहेगा, अब जाहिर सी बात है इसमें हवा तो घुसेगी नहीं। जो रंध्रों में थी वो हवा निकल गई और उसकी जगह किसने जगह ले ली? पानी ने ले ली। और जब जल भराव वाली मिट्टी होती है जिसमें पानी भरा रहता है वो मिट्टी अपचयित मृदा कहलाती है, यानी रिडक्स सॉइल कहलाती है। तो सूखी मिट्टी क्या है? ऑक्सीकृत है। नम मिट्टी क्या है? हाइड्रेट है। और जब जल भराव है, वाटर लॉगिंग कंडीशन है, तो वो कौन सी हो जाएगी? रिडक्स सॉइल हो जाएगी, यानी अपचयित। अब ये जिंदगी में भूलना मत, इनमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट काम करते हैं। आगे बहुत सारे सॉइल के कॉन्सेप्ट इसी बात पर लागू होते हैं कि सूखी मिट्टी ऑक्सीकृत है, नम मृदा हाइड्रेट है और जल भराव वाली मिट्टी है वो कैसी है? अपचयित है, यानी रिडक्स है। अब जिस मिट्टी में आयरन की अधिकता है, जिस मिट्टी में आयरन की अधिकता है और वो कैसी है? सूखी है, ड्राई है। ड्राई बोले तो क्या है? ऑक्सीकृत है। ड्राई बोले तो क्या है? वो ऑक्सीकृत है। समझ रहे आप? अगर आयरन ज्यादा है, मिट्टी सूखी है यानी ऑक्सीकृत है, वो रंग कैसा देगी? लाल देगी, रेड कलर होगा उसका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन आपका राइट है, यानी रेड कलर देगा। अब देखिए, अगर मिट्टी क्या है? अगर मिट्टी के अंदर आयरन ज्यादा है, मिट्टी कैसी है? नम है। नम बोले तो कैसी है? हाइड्रेट है। तब क्या है? आयरन ज्यादा होने पर रंग मिलेगा पीला। कौन सा रंग मिलेगा भाई? पीला रंग देखने को मिलता है। कब? जब वो हाइड्रेट होती है, ध्यान रखना। तीसरी कंडीशन में बात करूं, आयरन ज्यादा है लेकिन स्थिति कैसी है? जल भराव। स्थिति कैसी है? जल भराव। और जल भराव को अपने क्या बोलते हैं? अपचयित बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई? अपचयित। और ऐसी स्थिति के रंग
ऐसी स्थिति में आयरन ज्यादा है तो रंग कैसा होगा? भूरा। अगर किसी मिट्टी में आयरन ज्यादा है तो लाल, पीला या भूरा रंग आता है। लाल तो तब आएगा जब वो सूखी है, पीला तब आएगा जब वो नम है, और भूरा तब आएगा जब जल भराव जैसी स्थिति होती है। समझ में आ गया ना स्टूडेंट्स? तो यहां पे राइट आंसर तो आपका ए ऑप्शन था, लेकिन आयरन 3 रंग दे सकता है। अगर मैं ये बोल देता किसी मिट्टी में आयरन की अधिकता है तब रंग कैसा होता, तब तो उत्तर आता उपरोक्त सभी। बट मैंने यहां पे बोला ऑक्सीकृत मृदा, ऑक्सीकृत बोले तो सूखी मृदा, और सूखी बोल दिया तो जाहिर सी बात है हवा है, ऑक्सीकृत है, और आयरन कैसा रंग देगा? लाल रंग देगा। आगे कहानी समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है मृदा का पेत्रक गुण है, यानी पेरेंटल प्रॉपर्टी है। मृदा का पेत्रक गुण है, पेरेंटल प्रॉपर्टी है। बताओ भाई फटाफट, पेरेंटल प्रॉपर्टी कौन सी है इनमें से? मृदा की जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? मृदा का पेत्रक गुण। एक तो ऑप्शन है मृदा उत्पादकता, प्रति इकाई होने वाले उत्पादन को मृदा उत्पादकता यानी सॉइल प्रोडक्टिविटी। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पेरेंटल प्रॉपर्टी पूछी गई है, ठीक है। तो यहां पहला ऑप्शन है सॉइल प्रोडक्टिविटी यानी मृदा उत्पादकता, प्रति इकाई होने वाले उत्पादन को मृदा उत्पादकता कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है मृदा उर्वरता, किसी मिट्टी द्वारा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता, किसी सॉइल के द्वारा प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाने की कैपेसिटी क्या कहलाती है? सॉइल फर्टिलिटी, मृदा उर्वरता कहलाती है। तीसरा है उपरोक्त दोनों, और चौथा है उत्पादन। जितना एरिया है उससे टोटल हमें कितना मिल रहा है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन यानी उत्पादन। ये प्रोडक्शन तो उत्पादकता का ही टोटल है, तो इसको तो आप छोड़ दीजिए। अब इन दोनों में से या तो दोनों ही पेरेंटल प्रॉपर्टी है या फिर इन दोनों में से एक पेरेंटल प्रॉपर्टी है। बताओ भी। देखिए मृदा उत्पादकता किस बात पे निर्भर करती है कि मिट्टी की उर्वरता कैसी है। मिट्टी की उर्वरता कैसी है, आप फसल किस तरह की लगा रहे हैं। देखो उर्वरता जो है, सॉरी उत्पादकता जो है ना, प्रोडक्टिविटी, प्रति इकाई होने वाला जो उत्पादन है उसका भार और उसके लाभ से निर्धारित होती है। जैसे मान लो कि मैंने 1 बीघा में गेहूं लगाया, मेरा हुआ 15 क्विंटल और आपका हुआ 12 क्विंटल, तो मेरे खेत की उत्पादकता ज्यादा है। लेकिन मैंने 1 बीघा में लगाया गेहूं, 15 क्विंटल उत्पादन हुआ, और जिसका मुझे नेट जो बेनिफिट हुआ वो 15,000 का हुआ। कितने का हुआ? 15,000। लेकिन आपने 1 बीघा में लगाया टमाटर और आपको 1 बीघा से मिला फायदा 25,000 का। तो फायदा किसको ज्यादा मिला? आपको। तो आपकी उत्पादकता क्या है? ज्यादा है। तो प्रति इकाई जो उत्पादन होता है उससे जो मिलने वाला लाभ होता है वो ही असली उत्पादकता होती है। तो उत्पादकता किस बात पे निर्भर करती है? मृदा उर्वरता कैसी है, हमने फसल कौन सी काम में ली है, बाजार में उसका भाव कितना रहा है, कीट रोग कितने लगे हैं, कैसा हमने उसका नियंत्रण किया है, कैसा हमने उसका प्रबंधन किया है। यानी ये तो उपार्जित लक्षण है, इसको पैदा किया जाता है। देखो 2 भाई है, 2 भाई की 5-5 बीघा जमीन है, एक जैसी जमीन है, लेकिन ये ए वाला बहुत मेहनती है और इसने 5 बीघा के अंदर 60 क्विंटल गेहूं ले लिया। ये वाला बहुत आलसी है, बीज डाल दिया, खरपतवार निकाले नहीं, बस काटने गया निकाल लिया, इसको 30 क्विंटल मिला है। जमीन तो एक जैसी है, लेकिन ए ने क्या किया? अपनी मेहनत से क्या है, कितना उत्पादन ज्यादा ले लिया? 30 क्विंटल। तो ये तो उपार्जित लक्षण है, ये तो पैदा किया जाता है, ये पैतृक गुण नहीं है। ये क्या है? एक मैं कहूं तो एक डेवलप प्रॉपर्टी है, डेवलप कैरेक्टर है, यानी उपार्जित लक्षण है। मृदा उर्वरता, मिट्टी किससे बनती है? चट्टानों से। चट्टानें उर्वर है तो मिट्टी भी क्या होगी? उर्वर होगी। तो ये चट्टानें मृदा का पैतृक पदार्थ है। मृदा का जो पैतृक पदार्थ है, सॉइल की जो मतलब पेरेंट्स है वो कौन है? रॉक्स है। तो रॉक अच्छी होगी तो सॉइल भी क्या होगी? अच्छी होगी। तो पेरेंटल प्रॉपर्टी कौन सी हुई? मृदा उर्वरता। जो सॉइल फर्टिलिटी है वो ही पेरेंटल यानी पैतृक गुण होता है। सॉइल फर्टिलिटी होती है वो ही क्या होता है? पैतृक गुण होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन राइट होगा। जो मृदा उर्वरता है वो पेरेंटल प्रॉपर्टी और मृदा उत्पादकता यानी सॉइल प्रोडक्टिविटी है वो एक डेवलप प्रॉपर्टी है या फिर एक उपार्जित लक्षण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है। ह्यूमस में कार्बन की मात्रा होती है। ह्यूमस में कार्बन की मात्रा होती है। सबसे पहले बात, ह्यूमस होता क्या है? पूर्णतः सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट इन ह्यूमस।
ह्यूमस में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। अब बात आता है ह्यूमस होता क्या है। कंप्लीटली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, पूर्णतः सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है। अब ह्यूमस में कार्बन कितना है, 60%, 58%, 3 से 6%, 5%। बताओ भी कितना होता है, फटाफट बताइए कितना होता है भाई ह्यूमस के अंदर। बिल्कुल, किसी का बी है, किसी का 58% है। सुरेश, अंजलि 58% है, गांव का भूत 58% है, सुरेश कश्यप ठीक है, स्वाति ठीक है, नन्ना भैया भी ठीक है भाई, तरुण भी ठीक है, विवेक भी ठीक है, पवन जाट कोटा भी ठीक है, हनुमान मुआल भी ठीक है। चलिए देखो, ह्यूमस होता है उसमें कार्बन होता है, ऑर्गेनिक कार्बन बोलते हैं इसको, ओसी बोलते हैं, कार्बनिक कार्बन है ना, मैंने सीधा कार्बन लिखा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। वैसे ओसी बोला जाता है, ओसी का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक कार्बन। कार्बनिक कार्बन ह्यूमस में कितना होता है, 58। और एक नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है कितना होता है, 3 से 6% होता है, 3 से 6%। यानी कार्बन नाइट्रोजन का जो रेशो होता है वो लगभग 20:1 होता है। कार्बन नाइट्रोजन का जो रेशो होता है वो कितना होता है, 20:1। ह्यूमस में कार्बन नाइट्रोजन रेशो 20:1 होता है। और भारतीय मृदाओं में लगभग 10:1 होता है। भारतीय मृदाओं में कार्बन नाइट्रोजन रेशो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेंज पूछ ले तो 8 से 15:1 होता है। भारतीय मृदाओं में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 8 से 15:1, लेकिन औसत में जाएं तो 10:1 बोलते हैं। ह्यूमस में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 20:1 होता है। और ह्यूमस के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन यानी कार्बनिक कार्बन 58 होता है, और नाइट्रोजन कितना होता है, 3 से 6% होता है। ये तीनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछी जा सकती है आपसे, तीनों की तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट अब मैं बताता हूं कि इसका राइट आंसर तो बी होगा, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको दे दिया कि इतना किलो ह्यूमस है, इतना किलो क्या है, ह्यूमस है। जैसे मान लो आपको दे दिया 200 किलो ह्यूमस है, ठीक है, 200 नहीं, मान लो कि आपको दे दिया 230 किलो ह्यूमस है, तो इसमें ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, इसमें ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, यानी कार्बनिक कार्बन कितना है। तो ये ह्यूमस, ह्यूमस बोले तो ऑर्गेनिक मैटर, आप एक फॉर्मूला लेंगे ऑर्गेनिक मैटर यानी ह्यूमस इंटू 0.58 कर देंगे, तो इससे आपको मिल जाएगा ओसी। क्या मिल जाएगा, ओसी। यानी कार्बनिक पदार्थ को ऑर्गेनिक कार्बन में बदलने के लिए फॉर्मूला काम में लेते हैं। देखो, जो कार्बनिक पदार्थ होता है, ऑर्गेनिक मैटर यानी ह्यूमस होता है, उसको ओसी में बदलने का फॉर्मूला क्या होता है, ओसी में बदलने का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको बता दिया है, ये ओसी में बदलने का फॉर्मूला है। कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। लेकिन उल्टा भी तो हो सकता है, आपको बोल दिया कि इतना ओसी है, मान लो आपको बोल दे कि जी 70 किलो ओसी है, कितना है, 70 किलो ओसी, तो कुल ऑर्गेनिक मैटर कितना होगा। तो ओसी को अगर ऑर्गेनिक मैटर में बदलना चाहते हो, ओसी को अगर ऑर्गेनिक मैटर में बदलना चाहते हो तो ये फॉर्मूला काम करेगा। ये दो फॉर्मूले हैं, लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बड़े काम के हैं ना, बहुत ही काम के फॉर्मूले, इनको अच्छी तरीके से याद रख लेना। ये जो सेशन है मैं ज्यादातर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को टारगेट कर रहा हूं, लेकिन साथ साथ के अंदर मैं इंग्लिश की भी बातें बोल रहा हूं, तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी कोई परेशानी नहीं होने वाली। फिर भी तुम भारतवासी हो, हिंदी तो आपको आती होगी, आराम से समझ जाओगे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा इंग्लिश में है लेकिन हिंदी वालों को जोर नहीं आएगा इसमें। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग कहां पर स्थित है, कहां पर लोकेटेड है। नई दिल्ली में, करनाल हरियाणा में, बेंगलोर कर्नाटका में, और लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर। बता सकते हो कहां पर है ये, बताओ भी कहां पर है। ये क्वेश्चन मैंने यहां पे जानबूझ के दिया है, ये क्वेश्चन मैंने यहां पे जानबूझ के दिया है। देखो कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें नहीं आते हैं, फिर भी हम उसका उत्तर देते हैं और हमें नेगेटिव करने की आदत पड़ जाती है, ठीक है।
दूसरा, इसमें मैंने राइट ऑप्शन डाला ही नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने राइट ऑप्शन डाला ही नहीं है और आपने दबा दबा के आंसर दिया है ना, खूब सारा आंसर दिया। भाई कमाल के लोग हो आप लोग, है ना, कम से कम उत्तर तो सही लिख देते आप इसका। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग जो है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग है, वो नागपुर के अंदर है, महाराष्ट्र में है। कहीं ऑप्शन था क्या नागपुर? कहीं ऑप्शन था क्या भाई नागपुर? यहां पे नागपुर मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया था। उत्तर पे उत्तर देते जा रहे हैं, उत्तर पे उत्तर देते जा रहे हैं। कुछ संयम रखो, कुछ दिमाग का इस्तेमाल करो, है ना, तो गलत चीजों को स्वीकार नहीं करना होता है। अब देखो इसमें यहां ऑप्शन सही नहीं है कोई सा भी, और मैंने जानबूझ के क्वेश्चन दिया था। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग जो है वो कहां पे है? नागपुर, महाराष्ट्र में। अब भारत में एग्रीकल्चर से रिलेटेड कितने ब्यूरो है? 6 ब्यूरो हैं। इन 6 का बता देता हूं कहां कहां पे है, फिर कहीं वापस पंगा मत कर दो, कोई करनाल में घुसा रहा है, कोई कहीं पे। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है, ये नई दिल्ली में 1976 में बना था। उसके बाद नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये मऊनाथ बंजन उत्तर प्रदेश में 2004 में बना था। तीसरा है नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्सेज, बेंगलुरु कर्नाटका में 2015 में बना था। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग नागपुर में है, 1976 में बना था। 1976 में 2 ब्यूरो है, एक तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है, दूसरा नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग है। पांचवा है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, ये है करनाल के अंदर, 1985 में बना था। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ के अंदर है, 1999 के अंदर बना था। तो सही उत्तर देना भी अपने को जरूरी है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट से मैं कई बार क्वेश्चन पूछता हूं, वो बोलते हैं गुरुजी ऑप्शन दे दो तो मैं सही कर दूं। अब जब ऑप्शन ही गलत आ जाएंगे तब क्या सही करोगे? इसलिए आपकी तैयारी तभी बेहतरीन होती है, क्वेश्चन सुनते ही दिमाग से उत्तर निकल आए ना, तो वो बेहतरीन और परफेक्ट तैयारी होती है। और उस लेवल का प्रिपरेशन करना चाहिए आपको। गलत चीज है वो भी बताते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट बात करते हैं हवा द्वारा सरण की प्रारंभिक रूप है। विंड इरोजन की सबसे पहली स्टेज कौन सी होती है? हवा द्वारा सरण, वायु द्वारा जो सरण होता है उसकी पहली अवस्था कौन सी होती है? पहला है उछलन, उछलन बोले तो साल्टेशन। दूसरा है निलंबन यानी सस्पेंशन। तीसरा ऑप्शन है सरफेस क्रीपिंग यानी सतह सर्पण। और डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। ये तो बता दीजिए, ये तो बहुत आसान है भाइयों। अब आंसर देने में घबराना मत, ऑप्शन है इसमें से एक ऑप्शन है। कई तो फिर अपनी इमेज बनाने के चक्कर में बोले इस बार पता नहीं वैसा ही क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं दूंगा। वो तो मैंने सोचा भी, देखते तो है आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं नहीं करते हैं ना। बताइए भी विंड इरोजन का सबसे पहला जो स्टेज है वो कौन सा है? शाबाश भाई शाबाश। गुरुजी मैं पास आउट बीएससी एग्रीकल्चर एसएयू बीकानेर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अभी मैं लेक्चर के बाद थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस करूंगा, तब अपने करेंगे और ज्यादा इंट्रैक्शन। चलिए देखो उत्तर अभी आप समझ जाएंगे, थोड़ा डायग्राम के साथ चलते हैं। ये डायग्राम आपको दिख रहा है क्या? डायग्राम देख पा रहे हो आप लोग? जब हवा चलती है तो हवा की चोट जब लगती है तो सबसे छोटे कण सबसे पहले उछलते हैं। सबसे छोटे कण सबसे पहले उछलते हैं और इतने उछलते हैं कि लंबे समय तक हवा में धूल के रूप में बने रहते हैं। इसको बोलते हैं सस्पेंशन, या फिर इसको क्या बोलते हैं? निलंबन कहा जाता है। और हवा द्वारा सरण की जो पहली स्टेज होती है वो निलंबन। इसमें कण बहुत लंबे समय तक हवा में ही बने रहते हैं, जल्दी से नीचे जमीन पर नहीं आते हैं, जल्दी से जमीन पर नहीं आते हैं। ये सस्पेंशन है। और जो सस्पेंशन होता है वो जनरली 0.1 mm से छोटे साइज के जो कण होते हैं उनके अंदर होता है। किसमें होता है? 0.1 mm से छोटे साइज के जो कण हैं उनके अंदर होता है। फिर हवा से थोड़ी हवा तेज होती है, थोड़े से बड़े जो कण है, थोड़े बड़े कण है, देखो थोड़े बड़े कण है, वो उछलते हैं हवा के धक्के से
और उछलते हैं और उछलकर थोड़े भारी होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, थोड़ी दूरी पे फिर गिर जाते हैं, फिर हवा की चोट लगती है, फिर उछलते हैं, फिर थोड़ी दूरी पे गिर जाते हैं। इनको बोलते हैं साल्टेशन, या साल्टेशन को क्या बोल देंगे अपने, उछलन बोल देंगे। और जो उछलन होता है वो 0.1 से 0.5 mm के साइज के कण में देखने को मिलता है। यानी निलंबन में सबसे छोटे कण होते हैं, वो बहुत दूरी तय करते हैं। उछलन में हवा का धक्का लगता है, उछलते हैं फिर गिरते हैं, उछलते हैं फिर गिरते हैं, उसको बोलते हैं साल्टेशन यानी उछलन। और उछलन का साइज होता है 0.1 से 0.5 mm होता है। तीसरा जो होता है वो क्या होता है, देखो जो कण और भारी है, इन पे हवा का धक्का लगता है, तो ये क्या है, उछलते नहीं है, भारी कण है, ये हवा के साथ रगड़ खाते आगे बढ़ते रहते हैं, रगड़ खाते आगे बढ़ते रहते हैं, जिसको सरफेस क्रीपिंग बोलते हैं, यानी सतह सर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सतह सर्पण बोलते हैं, सरफेस क्रीपिंग। तो सबसे पहले होता है निलंबन, उसके बाद होता है साल्टेशन यानी उछलन, और जो क्रीपिंग होती है, सतह सर्पण होते हैं, वो 0.5 mm से बड़े साइज के कण होते हैं, उनके अंदर सतह सर्पण देखने को मिलता है, क्रीपिंग देखने को मिलती है। और ये 3 प्रकार का विंड इरोजन आपको देखने को मिलता है। आप बस इतना याद रखिए कि उछलन जो है, साल्टेशन है, वो 0.1 से 0.5 mm के कणों में होता है। इससे छोटा है उसमें सस्पेंशन, और इससे बड़ा है उसमें सरफेस क्रीपिंग यानी सतह सर्पण होता है। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, ये बड़ी काम की चीज है। विंड इरोजन की कहानी ऑलमोस्ट यहां पे आपकी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो यहां स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, होशियार तो है, स्क्रीनशॉट लेने में ले लीजिए भाई ना। फिर मैं आपको पिछले क्वेश्चन पे वापस लेके चलता हूं। चलिए, पिछला क्वेश्चन क्या था, हवा द्वारा सरण की प्रारंभिक रूप है, विंड इरोजन का सबसे पहला स्टेप है, तो पहला है निलंबन, निलंबन बोले तो सस्पेंशन। बी ऑप्शन राइट होगा। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन आपका राइट है। उछलन कौन सी अवस्था है, दूसरी, और लास्ट कौन सी है, सतह सर्पण, जिसको आप क्या बोलते हैं, सरफेस क्रीपिंग बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों। चलें नेक्स्ट चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है, मृदा प्लास्टिकता सर्वाधिक होती है, सॉइल प्लास्टिसिटी सबसे ज्यादा किसमें होती है, सॉइल प्लास्टिसिटी सबसे ज्यादा किसमें होती है, फटाफट बताइए। मृदा प्लास्टिकता सबसे ज्यादा किसमें होती है, सॉइल प्लास्टिसिटी सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलती है, फटाफट बताओ भाई। क्ले में, सिल्ट में, बालू में, उपरोक्त सभी में। देखो प्लास्टिसिटी क्या होती है, जब मिट्टी में आप पानी डालते हो तो देखो मिट्टी जब सूखी है तो वो बिल्कुल क्या होगी, ठोस होगी, हार्ड होगी। थोड़ा सा पानी डाल दोगे तो वो क्या है, अर्ध ठोस हो जाएगी, यानी ठीक ठाक हो जाएगी, यानी उतनी ज्यादा कठोर नहीं होगी। और ज्यादा पानी डाल दोगे तो कुछ मिट्टियां जो होती है वो गारा टाइप बन जाती है ना, थोड़ा और पानी डाल दोगे यानी प्लास्टिक की तरह बन जाएगी, गारे की तरह। उसको जब आप ऐसे खींचोगे तो बिना दरार वो फैल जाती है। और वो मिट्टी जिसमें पानी की वो मात्रा, वाटर की वो क्वांटिटी जिसमें मिट्टी को खींचने पर बिना दरार के फैल जाती है, उसको मृदा प्लास्टिसिटी बोलते हैं, सॉइल प्लास्टिसिटी बोलते हैं। अगर आपने उसमें फिर और पानी डाल दिया तो पानी के साथ बहने लग जाएगी, फिर वो कौन सी अवस्था बन जाएगी, तरल। मिट्टी में पानी की अलग अलग मात्राओं पे 4 अवस्था हो सकती है। पहले सॉलिड यानी बिल्कुल सूखी, थोड़ा नम कर दोगे तो सेमी सॉलिड यानी अर्ध ठोस, और थोड़ा पानी और डाल दोगे तो गारे टाइप बन जाएगी, यानी वो फैलने लग जाएगी बिना दरार के। उसको प्लास्टिसिटी, और पानी डाल दोगे तो वो लिक्विड हो जाएगी, तरल हो जाएगी। 4 अवस्थाएं होती है। अब देखो कुम्हार को आपने घड़े बनाते देखा होगा, वो उस मिट्टी को ऐसे फैलाते फैलाते एक बर्तन का पूरा शेप दे देता है और उसके अंदर कोई दरार भी नहीं आती, वो प्लास्टिसिटी। अब समझ गए होंगे प्लास्टिसिटी क्या है। बालू के अंदर प्लास्टिसिटी बिल्कुल 0 होती है, पानी की कोई भी मात्रा पे वो कभी नहीं फैलती है ना। तो सबसे ज्यादा प्लास्टिसिटी होती है चिकनी मिट्टी की, क्ले की होती है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है भाई, ए ऑप्शन राइट है। सबसे ज्यादा प्लास्टिसिटी आपको किसमें देखने को मिलती है, क्ले के अंदर। सबसे ज्यादा प्लास्टिसिटी आपको क्ले के अंदर देखने को मिलती है। का सॉइल एब्जॉर्बेशन रेशियो है ना, सोडियम एब्जॉर्बेशन रेशियो, सोडियम अवशोषण जो अनुपात है वो सिंचाई जल में कम से कम होना चाहिए। देखो एक तो आपसे पूछा जाता है कि सॉइल जो है
मिट्टी है उसके अंदर SAR यानी सोडियम एब्जॉर्बेशन रेशियो कितने से कम होना चाहिए। एक जो सिंचाई जल होता है उसकी गुणवत्ता के लिए भी क्या है, SAR जो है वो एक पैरामीटर रहता है, यानी सोडियम एब्जॉर्बेशन रेशियो उसकी गुणवत्ता मापने का एक तरीका रहता है। तो यहां पूछा गया है कि सिंचाई जल में कितने से कम SAR रहना चाहिए। SAR का मतलब होता है सोडियम एब्जॉर्बेशन रेशियो है वो कितने से कम रहना चाहिए। पहली बात तो देखो, सोडियम एब्जॉर्बेशन रेशियो का कई बार फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है और कई बार इस फॉर्मूले से क्वेश्चन भी आ जाता है। पीछे भी मैंने पिछली बार जब सोयल का आपको सेशन करवाया था उसके अंदर भी ये बताया था, और कल जो AFO का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। उन्होंने सोडियम की वैल्यू दे दी, कैल्शियम की वैल्यू दे दी, मैग्नीशियम की वैल्यू दे दी और बटा में 2 दे दिया। ये बड़ा सिंपल था, इसमें कुछ विशेष नहीं था। यहां पे आप वैल्यू रखते और आंसर क्या है आ जाता। पहली बात तो जिनको सोडियम एब्जॉर्बेशन रेशियो का फॉर्मूला नहीं पता है वो फॉर्मूला देख लीजिए। देखो, सोडियम डिवाइडेड बाय कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय 2, इसकी अंडरूट जो है वो किसका है, SAR रेशियो है। ये SAR है, सोडियम एब्जॉर्बेशन रेशियो। इसका फॉर्मूला आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन भिड़ता ही है और आता ही आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं ना, कल AFO के एग्जाम में मैंने पीछे भी करवाया था। अगर जिन स्टूडेंट ने ढंग से किया है तो जाहिर सी बात है उनका वो क्वेश्चन है वो गलत नहीं हुआ। अब यह है कि सिंचाई जल की गुणवत्ता के लिए हम ये देखते हैं कि सिंचाई जल के अंदर सोडियम एब्जॉर्बेशन रेशियो है वो कितने से कम होना चाहिए। तो कितने से कम होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन आपका राइट रहने वाला है। ठीक है। अगर हम बात करते सोइल की, मिट्टी के अंदर भी सोडियम एब्जॉर्बेशन रेशियो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है सोइल की क्वालिटी के लिए। तो मिट्टी का जो सोडियम एब्जॉर्बेशन रेशियो है बढ़िया खेती के लिए, या मैं बोलूं कि कल्टीवेशन के लिए जो बढ़िया है, जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल नहीं होती है एक तरह से, तो उसका जो सोडियम एब्जॉर्बेशन रेशियो है वो कितने से कम रहना चाहिए, 13 से। सोइल का तो कितने से कम होना चाहिए, 13 से होना चाहिए। और पानी का कितने से कम होना चाहिए, यानी सिंचाई जल का कितने से कम होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए। क्लियर है। यहां पे 2 क्वेश्चन अपने एक साथ हो गए हैं। और उसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया है सोडियम एब्जॉर्बेशन रेशियो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यह फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। मृदा के पेत्रक पदार्थ का हवा द्वारा स्थानांतरित होना कहलाता है। जनरली क्या है, जैसे चट्टानें हैं वो टूटती है, रॉक्स है। देखो, जो सॉइल है उसका पेरेंट मटेरियल, यानी जो मृदा है उसका पेरेंट मटेरियल कौन होता है, उसका पेरेंट मटेरियल होता है रॉक्स। चट्टानें टूट कर क्या होती है, एक से दूसरी जगह ट्रेवल करती, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ये हो सकता है पानी के साथ जाए, हो सकता है हवा के साथ जाए, या फिर क्या है, जैसे यहां रॉक टूटी वो लुढ़कती हुई नीचे भी आ गई। तो ये जो इनकी ट्रैवलिंग होती है, या इनका स्थानांतरण होता है, या इनका ट्रांसपोर्ट होता है, उसके लिए अलग अलग माध्यम होते हैं। तो यहां पूछा गया है मृदा के पेत्रक पदार्थ का हवा द्वारा स्थानांतरित होना क्या कहलाता है। हवा के द्वारा जो स्थानांतरित होते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं। ऑप्शन है आपके पास कोलिवियम, एलुवियम, एओलाइन और ल्यूक्स्ट्राइन, यानी इन चारों में से कौन सा राइट होगा, फटाफट बताओ भाई। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनका आंसर सी आ रहा है, सनी चौहान, उसके अलावा बजरंग यादव, निशा कुमारी, अंजलि राठौड़, सनी चौहान। ठीक है अभी जिनका आंसर सी है वो बिल्कुल सही है। जो रॉक्स होती है, चट्टानें होती है, या जो मृदा के पेत्रक पदार्थ है, अगर वो विंड से या फिर मैं बोल दूं एयर से ट्रांसपोर्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं एओलाइन। क्या बोलते हैं, एओलाइन। राइट आंसर क्या होगा यहां पे, सी ऑप्शन आप लोगों का सही है। और ऑलमोस्ट स्टूडेंट ने इसका आंसर सी दिया है, कुछ ने ए भी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राइट क्या होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। अच्छे से याद कर लेना। कोलिवियम का मतलब क्या होता है, जैसे यहां से कोई चट्टान टूटी तो जाहिर सी बात है यहां ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लुढ़कती हुई नीचे आएगी। तो ये ट्रांसपोर्टेशन किसकी वजह से हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हुआ है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से हुआ है। अगर किसी मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट है वो किसके द्वारा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, तो उसको हम बोलते हैं कोलिवियम। क्या बोलते हैं उसको भाई, कोलिवियम कहते हैं। और अगर पानी से ट्रांसपोर्ट होता है, खास करके नदियों नालों के पानी से, जैसे रिवर्स का है
या फिर केनाल्स का है। जो बहता हुआ पानी है उससे अगर ट्रांसपोर्टेशन होता है या वर्षा जल के साथ ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको हम बोलते हैं एलुवियम। क्या बोलते हैं उसको? अपने एलुवियम बोलेंगे। और झील के पानी के द्वारा अगर ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसको ल्यूस्ट्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूस्ट्राइन कहा जाता है। बट इस क्वेश्चन में पूछा था कि विंड से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है तो विंड से होने वाला ट्रांसपोर्टेशन क्या कहलाएगा? एओलाइन कहलाएगा। समझ गए आप? एओलाइन कहलाता है। क्लियर है? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड सल्फेट सॉइल यानी केट क्ले जो सॉइल होती है उसका पीएच क्या होता है। सबसे पहली बात तो केट क्ले कौन सी भाषा का शब्द है? फटाफट बताइए भी। केट क्ले है वो कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? केट क्ले जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड होता है जिसका मतलब होता है स्पॉटेड यानी जिस पर धब्बे हो। केट क्ले जो सॉइल होती है वो क्या होती है? एक आपने सुना होगा पीट सॉइल। पीट सॉइल, देखो पीट सॉइल क्या होती है? पीट मृदा क्या होती है? वो मृदाएं जिनके अंदर आयरन सल्फेट की प्रधानता होती है, वाटर लॉगिंग कंडीशन हमेशा बनी रहती है, जल भराव स्थिति बनी रहती है और इस सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होता है। इस सॉइल के अंदर क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होता है और पानी इसमें क्या होता है? लगातार भरा रहता है। पानी भरा रहता है और इसके अंदर जो बी ओरिजिन है उसके आसपास आपको आयरन सल्फेट की बहुत ज्यादा प्रधानता देखने को मिलती है। ऑर्गेनिक मैटर है वो इसमें 90% से ज्यादा होता है। ऑर्गेनिक मैटर पीट मृदाओं में कितने से ज्यादा होता है? 90% से ज्यादा होता है। ये बहुत ज्यादा एसिडिक, मैं पहले पीट मृदाओं की बात कर रहा हूं, या केट क्ले सॉइल की बात नहीं कर रहा हूं। देखो पीट मृदाएं वो मृदाएं जिनमें कार्बनिक पदार्थ 90% से ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर की होती है। ये समझ लो कि इनका पीएच जो होता है वो लेस देन 4.5 होता है। 4.5 से इनका पीएच क्या होता है? कम होता है, यानी स्ट्रॉन्गली एसिडिक नेचर की होती है। और जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो कंप्लीटली डिकम्पोज होता नहीं है क्योंकि पीएच बहुत कम होता है। इस पीएच पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों की एक्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और इसमें आयरन सल्फेट होता है, बहुत ज्यादा होता है और जल भराव होने के कारण क्या है? ये आयरन सल्फेट है, ये कैसा कलर देता है? भूरा रंग देता है, ब्राउन कलर देता है। तो ये भूरे रंग की मिट्टी है, इनका पीएच लेस देन 4.5 होता है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक है और कार्बनिक पदार्थ है वो 90% से ज्यादा होता है और जल भरा वाटर लॉगिंग कंडीशन बनी रहती है। खेती की दृष्टि से ये मिट्टी उपयुक्त नहीं होती है। अगर हम इस सॉइल से वाटर ड्रेनेज कर दें, अगर हम इस सॉइल से क्या कर दें? वाटर ड्रेनेज कर दें, यानी इस मृदा से हम जल की निकासी कर देते हैं, तो अब क्या होगा? जो आयरन सल्फेट होगा वो कैसा रंग देगा? पीला रंग देगा। और इस मिट्टी के ऊपर क्या होगा? ऐसे पीले पीले से धब्बे बने हुए देखने को मिलते हैं। जब पीट मृदाओं से आप जल निकाल देते हैं, जो लॉगिंग कंडीशन थी उसे ड्रेनेज कर देते हैं, जल निकास कर देते हैं, तो पीछे जो मिट्टी बचती है उसको केट क्ले मिट्टी बोलते हैं। पीट मृदाओं से जब जल निकास कर देंगे तो पीछे जो मिट्टी बचेगी वो कौन सी बचेगी? केट क्ले सॉइल बचेगी। मैंने आपको पीछे के जो सेशन है उनके अंदर ये कंटिन्यू सेशन देखते जाओगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, आप किसी भी एग्जाम में चले जाना। देखो मैंने कहा था कि जो जल भराव वाली मिट्टी है और उसमें कार्बनिक पदार्थ 90% से ज्यादा है और इसमें आयरन सल्फेट की प्रधानता है। पीछे एक लेक्चर में बताया था अगर आयरन ज्यादा है, जल भराव ज्यादा है तो रंग कैसा होगा? भूरा। अगर मिट्टी में आयरन ज्यादा है और मिट्टी नम है, सिर्फ गीली है, पानी भरा हुआ नहीं है, तब रंग कैसा देगा? पीला देगा। और मिट्टी में आयरन ज्यादा है और मिट्टी सूखी है तो रंग कैसा देती है? लाल रंग देती है। ये बताया था मैंने आप लोगों को। तो यहां से आपने जल निकास कर दिया तो अब पहले जो भूरा रंग था अब वो भूरा तो नहीं बचेगा क्योंकि अब सिर्फ ये नम है, जल भराव नहीं है, तो यहां रंग कैसा होगा? पीला होगा। इस मिट्टी पर ऐसे पीले धब्बे देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको केट क्ले सॉइल बोलते हैं। केट क्ले एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? धब्बेदार होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? धब्बेदार होता है।
तो इस केट क्ले सोइल का भी पीएच जो है वो, क्योंकि इसमें क्या है, आयरन सल्फेट बहुत है, इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी क्या है 90% से ज्यादा है, तो ये बहुत ज्यादा अम्लीय होगी और इसका पीएच कितने से कम होता है, 4.5 से कम होता है। चाहे पीट मृदाएं हैं चाहे केट क्ले सोइल है, ये दोनों ही प्रकार की जो मृदाएं हैं ये खेती की दृष्टि से उत्तम नहीं होती हैं। अगर आप इनमें खेती करना चाहते हो तो पहले इनमें सुधार करना पड़ेगा, जब इनमें सुधार हो जाएगा तभी आप इसमें खेती कर सकते हो, नहीं तो इनमें खेती नहीं कर सकते। अब अपने ध्यान देते हैं एसिड सल्फेट या केट क्ले को एसिड सल्फेट सॉइल भी कहते हैं, का पीएच होता है 5 से 6, नहीं 4 से कम, हमने कहा 4.5 से कम, लेकिन इसके आसपास ऑप्शन है वो कौन सा है, 4 से कम है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने यहां सीधा उठा के डाला है। जो केट क्ले सॉइल होती है जिनको हम एसिड सल्फेट सॉइल बोलते हैं, उनका पीएच 4.5 से कम होता है, बट यहां ऑप्शन की नजदीकता को देखते हुए राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। ध्यान रखना जो पीट सॉइल है वो ही कौन सी सॉइल है, केट क्ले है, लेकिन पीट मृदाओं में जल भराव रहता है और उनसे जब जल निकाल दिया जाता है, निकास कर दिया जाता है, तो उसको अपने क्या बोल देते हैं, केट क्ले सॉइल है वो बोल दिया जाता है। क्लियर है भाई, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा में सीमेटिंग एजेंट है। सीमेटिंग यानी जो मिट्टी के कण है उनको जो आपस में जोड़ता है, मिट्टी के जो कण है उनको जो आपस में जोड़ने वाला एजेंट है उसको, वो कौन से हैं, मिट्टी के जो कण हैं उनको आपस में जोड़ने वाला जो एजेंट है वो कौन से है। तो यहां पूछा है मृदा में सीमेटिंग एजेंट है। अंजलि ओल, सचिन सी, निशा कुमारी डी, गांव का भूत डी, दिव्या साहू डी, अतुल धाकड़ ऑल, गौरव जा डी। ऑलमोस्ट स्टूडेंट का डी आंसर राइट आ रहा है। देखो मृदाएं आपस में जुड़कर यानी अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल, मिट्टी के कण आपस में संगठित होते हैं, उसको बोलते हैं मृदा संरचना। तो मिट्टी के कणों में ये ढेले कैसे बनते हैं, संरचना कैसे बनती है, तो कोई ना कोई सीमेटिंग एजेंट तो होता है। मिट्टी में सीमेटिंग एजेंट क्ले आप अच्छी तरह जानते हो, चिकनी मिट्टी में चिपकने की क्षमता होती है, और हम क्या है पुराने तौर तरीकों में मकान की चुनवाई वगैरह भी क्या करते थे, जो चिकनी मिट्टी है उससे करते थे, या आज भी टेम्परेरी कोई चुनवाई करते हैं तो चिकनी मिट्टी में बहुत ज्यादा संसंजन और आसंजन, एडेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी होती है, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा चिपकने की क्षमता होती है। एल्युमिनियम है वो भी सिलिका के साथ चिपका होता है, एल्युमिनियम में भी कुछ न कुछ चिपकने की क्षमता होती है, और कार्बनिक पदार्थ में तो अच्छी खासी जो चिपकने की क्षमता है वो देखने को मिलती है। यानी मृदा संरचना को प्रभावित करने वाले कारक है ये। देखो मिट्टी को आपस में चिपकाने वाले जो कारक है, यानी जिनको हम सीमेटिंग एजेंट बोलते, जो आपस में चिपकाएंगे उन्हें क्या बोलेंगे, अपने सीमेटिंग एजेंट बोलेंगे। तो चाहे सीमेटिंग एजेंट बोल दे चाहे हम बोल दे मृदा संरचना को प्रभावित करने वाले कारक है, यानी फैक्टर है, कौन सा है, क्ले भी है, एल्युमिनियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, और आयरन भी हो सकता है, ऑर्गेनिक मैटर भी है, और उसके अलावा वाटर भी होता है, पानी भी होता है। आपने बालू मिट्टी देखी है, सैंडी सॉइल, जब वो पूरी तरह से सूखी होती है तो एक एक कण अलग अलग पड़ा रहता है, चाहे आप उसको कितना भी प्रेस करो आपस में नहीं चिपकेगा। जैसे ही बारिश हो जाती है तो अपने उसको अगर प्रेस करें तो कोई ना कोई आकार आकृति बन जाती है। जैसे बारिश के बाद छोटे बच्चे क्या करते हैं, लड्डू बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, घर बनाते हैं, बालू मिट्टी में आपने देखा होगा। जब सूखी थी तब नहीं चिपकी हुई थी, लेकिन जब उसमें पानी आ गया तब वो क्या है, चिपक गई। अब उसमें ऐसा क्या हुआ है जी, अब उसमें वाटर आ गया है, पानी आ गया है, जिसकी वजह से वो उसको चिपका देता है। तो जो सॉइल होती है उसका सीमेटिंग एजेंट क्ले भी होता है, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन भी होता है, कार्बनिक पदार्थ भी होता है, और वाटर भी होता है। ये चारों के चारों सीमेटिंग एजेंट है, चाहे आप इन्हें बोल दो मृदा संरचना को प्रभावित करने वाले कारक भी आप इन्हें बोल सकते हैं। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो क्या है, डी ऑप्शन राइट होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, डी ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्थूल घनत्व घटने पर मृदा उर्वरा शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। बल्क डेंसिटी अगर कम होती है, बल्क डेंसिटी अगर कम होती है तो सॉइल फर्टिलिटी पर कैसा इफेक्ट जाता है। अगर बल्क डेंसिटी कम होती है तो सॉइल फर्टिलिटी पर कैसा इफेक्ट जाता है, बताओ भी। सबकी क्लासें रहेगी धीरे धीरे, एंटो की होगी, एक्सटेंशन की होगी, वन बाय वन अपने सब्जेक्ट कवर करते जाएंगे भाई।
वन बाय वन सब्जेक्ट कवर करेंगे। सबसे पहले हमने सॉइल से स्टार्ट किया है। जैसे जैसे बल्क डेंसिटी, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इनको शेयर किया करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और मेरा भी मन क्लास लेने का करे। आपके व्यू से ही मतलब ये चीज प्रभावित होगी कि कितनी क्लासें होनी है ना। लेकिन चिंता मत करिए। स्थूल घनत्व घटने पर मृदा उर्वरा शक्ति पर प्रभाव पड़ता है, कम होती है अधिक होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कम व अधिक हो सकती है। अतुल बोल रहा है भाई अधिक होगी, गांव का भूत बोल रहा है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुमित्रा वर्मा बी, नीलेश बी, अतुल बी, आदित्य बी, ऑलमोस्ट स्टूडेंट बी आंसर दे रहे हैं। देखो स्थूल घनत्व बल्क डेंसिटी जैसे जैसे कम होती है, स्थूल घनत्व जैसे जैसे कम होता है, रंध्र अवकाश प्रतिशत पोरोसिटी बढ़ती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जल धारण क्षमता बढ़ती है, कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा और क्ले के कंटेंट बढ़ेंगे। अगर बल्क डेंसिटी कम होती है तो पोरोसिटी बढ़ेगी, रंध्रता, जिससे वायु विसरण दर भी बढ़ती है। बल्क डेंसिटी कम है तो जल धारण क्षमता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर बल्क डेंसिटी कम है तो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट कार्बनिक पदार्थ क्या होगा, ज्यादा होगा। बल्क डेंसिटी कम है तो क्ले के कंटेंट भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ये सभी कारक है, ये उर्वरता, अच्छी उर्वरता को दर्शाने वाले कारक है। ये जितने भी कारक है ये सारे के सारे हैं अच्छी उर्वरता को दर्शाने वाले कारक है। जिस मिट्टी की बल्क डेंसिटी कम होती है उसकी फर्टिलिटी हमेशा ही ज्यादा होती है। जिस मिट्टी की स्थूल घनत्व या बल्क डेंसिटी कम होती है उसकी फर्टिलिटी क्या होती है, अधिक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DSSB हॉर्टिकल्चर का जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज होगा बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल अभी 1 या 2 दिन में प्योर हिंदी मीडियम का एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव का बैच स्टार्ट होने जा रहा है। प्योर हिंदी मीडियम में है ना, जो BSc लेवल की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए एक कॉमन, जिसमें प्योर हिंदी में ही करवाया जाएगा। जितने भी आपके नोट्स है यहां पढ़ाया भी जाएगा वो भी प्योर हिंदी में होगा और आपको जो नोट्स मिलेंगे वो भी प्योर हिंदी में ही मिलने हैं। जैसे जैसे बल्क डेंसिटी कम होगी वैसे वैसे फर्टिलिटी क्या होगी, इंप्रूव होगी। जैसे जैसे बल्क डेंसिटी कम होगी वैसे वैसे फर्टिलिटी क्या होती है, इंप्रूव होती है। तो राइट आंसर क्या था इस क्वेश्चन का, बी ऑप्शन आप लोगों का राइट है। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां एक साथ कई सारे क्वेश्चन है। यूएसए सॉइल कंजर्वेशन सर्विस, ये USDA का ही एक डिपार्टमेंट है। USDA बोले तो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। यूएसए सॉइल कंजर्वेशन सर्विस जो है उसने मृदा को उसकी क्षमता व सीमाओं के आधार पर, यानी सॉइल कैपेबिलिटी के और लिमिटेशन के आधार पर उसको 4 भागों में बांटा है। कितनी क्लास के अंदर बांटा है, सॉरी 8 क्लास के अंदर बांटा है। कितनी क्लासों के अंदर, 8 क्लास में, जिसमें से पहली से लेकर जो चौथी क्लास है वो तो है कल्टीवेबल लैंड। कौन सा है, कल्टीवेबल लैंड, या जिसको हम अरेबल लैंड बोल देते हैं, ठीक है। और 5वें से लेकर 8वीं जो क्लास है वो नॉन कल्टीवेबल है, यानी मैं कह सकता हूं कि नॉन अरेबल लैंड के अंदर आता है। यानी मिट्टी की कैपेबिलिटी क्या है, प्लस उसकी सुटेबिलिटी क्या है, प्लस उसकी लिमिटेशंस क्या है, प्लस इसकी लिमिटेशंस क्या है, इन चीजों के आधार पर मृदा को कितनी क्लास में बांटा है, 8 क्लास में बांटा है। पहली से लेकर जो चौथी क्लास है वो अरेबल लैंड है, खेती योग्य है, और 5वीं से जो 8वीं क्लास है वो क्या है, खेती योग्य नहीं होती है, ठीक है। तो इसको मैप में दर्शाने के लिए अलग अलग कलर भी दिए गए हैं। मैप में दर्शाने के लिए अलग अलग कलर भी दिए गए हैं। क्लास फर्स्ट का अलग कलर है, क्लास सेकंड का अलग है, क्लास थर्ड का अलग है, क्लास फोर्थ का अलग कलर है। तो आपको बताना है सबसे पहले नंबर का क्लास फर्स्ट के लिए कैसा कलर दिया गया है। क्लास फर्स्ट वो मृदाएं होती है, आप आंसर दीजिए ना। क्लास फर्स्ट में वो मृदाएं आती है जिनमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है और खेती की दृष्टि से सबसे बढ़िया है। पहली बात तो मैंने कहा ये जो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन है, मृदा की क्षमता के आधार पर वर्गीकरण है। ये किस आधार पर दिया गया, कैपेबिलिटी, सुटेबिलिटी और लिमिटेशन। कैपेबिलिटी और सुटेबिलिटी में आप अंतर समझते हैं क्या क्या है। जैसे मान लो एक सिंपल अपनी बात करें,
कोई पोस्ट आई आपकी और मान लेते हैं कि वो पोस्ट है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, है ना, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की कोई पोस्ट आई और ये सिर्फ 12th एग्रीकल्चर लेवल की पोस्ट है। इसमें बीएससी वाले भी एग्जाम दे रहे हैं, एमएससी वाले भी दे रहे हैं, पीएचडी वाले भी दे रहे हैं। अब हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ये कोई पोस्ट आई हुई, ठीक है, आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि आप एओ बन सकते हैं, है ना, एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं, ये आपकी कैपेबिलिटी है, ये आपकी क्षमता है, लेकिन अभी उसकी पोस्ट है नहीं। तो आपने क्या किया, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी शुरू कर दी है। आप में कैपेबिलिटी तो बड़ी है लेकिन अभी वो पोस्ट ही नहीं है। सुटेबिलिटी को देखा अभी आपने, आपके लिए सुटेबल क्या है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, और आपने वो एग्जाम दे दिया, तो ये सुटेबिलिटी है। कैपेबिलिटी ये नहीं थी, इतनी नहीं थी, कैपेबिलिटी तो आपकी बहुत ज्यादा थी। तो सॉइल की कैपेबिलिटी के हिसाब से, सुटेबिलिटी के हिसाब से और लिमिटेशन, क्या समस्याएं हैं, क्या सीमाएं हैं, उनके आधार पे जो वर्गीकरण किया गया है उसको हम लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन कहते हैं। किसने दिया ये क्लासिफिकेशन, यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के यूएस सॉइल कंजर्वेशन जो सर्विस है उसने ये क्लासिफिकेशन दिया और इसके अंदर इसको 8 क्लास के अंदर बांटा। सबसे पहली है क्लास फर्स्ट, जो खेती के लिए सबसे बढ़िया, इसमें कभी भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। आप पूरे साल बिना समस्या के आप खेती कर सकते हैं और इसका जो कलर है वो कैसा दिया जाता है, ग्रीन कलर दिया जाता है। इसको किस कलर से दर्शाया जाता है, ग्रीन कलर से दर्शाया जाता है। दूसरा है क्लास सेकंड, इसके अंदर भी आप खेती कर सकते हैं लेकिन थोड़ी बहुत इसमें समस्या हो सकती है, हल्की फुल्की इरोजन, हल्की फुल्की सेलाइन, एल्केलाइन, मैनेजमेंट करते हुए आप इसमें लगातार खेती कर सकते हैं। और क्लास सेकंड के लिए जो कलर दिया है, फटाफट बताओ, क्लास सेकंड के लिए जो कलर दिया हुआ है वो कौन सा कलर दिया हुआ है? तो क्लास सेकंड के लिए जो कलर दिया हुआ है वो फटाफट बताइए, उत्तर दीजिए, कैसा कलर? बिल्कुल ठीक है, येलो कलर दिया हुआ है। कैसा कलर दिया हुआ है? येलो। क्लास 3 जो है, क्लास 3 है, यहां जनरली क्या है, जैसे इरोजन की प्रॉब्लम है, थोड़ी ढलानू मिट्टी है, इसमें आप जैसे बेंच ट्रेसिंग करके या मतलब कंटूर बंडिंग करके या फिर और कोई मेजर प्रैक्टिस है वो उनको आप करके फिर आप इसमें खेती कर सकते हो। है तो खेती वाली लेकिन इसमें समस्या है इरोजन की, ढलान की, पानी इनफिल्ट्रेशन कम होता है, तो आपको कुछ मैनेजमेंट्स करने पड़ेंगे। जैसे आप कंटूर बनाने पड़ेंगे, कंटूर बंड बनाने पड़ेंगे, या फिर मैं बोलूं ग्रेडेड बंड बनाने पड़ेंगे, या जिंक ट्रेसिंग बनानी पड़ेगी। कैसे भी करके आप क्या है इसमें खेती कर लेते हैं। और इसके लिए जो कलर दिया गया है वो कैसा कलर दिया गया है? पिंक। कई बार हम इसको रेड भी लिख लेते हैं लेकिन यहां अब सुटेबल कलर कौन सा रहेगा? पिंक कलर है वो सुटेबल रहेगा। क्लास 4 जो है, ये चारों क्लास है, ये खेती योग्य। ये क्लास 4 है, इसका जो सरफेस है थोड़ा हार्डी है, स्लोप भी थोड़ा ज्यादा होगा, पानी इनफिल्ट्रेशन है, पानी अंदर जाने की क्षमता कम है, यानी बहुत ज्यादा समस्या है। आप खेती कर सकते हो लेकिन लगातार ये मैकेनिकल मैनेजमेंट मांगती है, यानी यांत्रिक सुधार, लगातार यांत्रिक सुधार करोगे तो ही खेती कर पाओगे, नहीं तो खेती नहीं कर पाओगे। उसको अपने क्लास 4 बोलते हैं। और इसका कलर जो बच गया वो कौन सा है? ब्लू कलर है। तो यहां पर आपके चारों के चारों कलर है वो मैंने आपको बता दिए हैं। क्लियर है यहां पे? चले नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है इसको अच्छे से। अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो संतुष्टि से देखेंगे तो पता लग जाएगा। देखो क्लास फर्स्ट जो है वो काफी हरा भरा देखने को मिल रहा है। क्लास सेकंड है उसमें थोड़ा हमने कम हरा क्योंकि थोड़ी सब फसल यहां पे कमजोर है। फिर हमने क्या है क्लास 3 ये रख दी है, क्लास 4 है वो हमने यहां रख दी है। तो इस डायग्राम को देखने से थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट के अंदर। बैच ट्रेसिंग का उपयोग कितने प्रतिशत ढलान पर किया जाता है? बैच जो ट्रेस होते हैं इनका जो उपयोग है वो कितने ढलान पर किया जाता है? अगर ये पता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन फंसता। और पिछले भी मैंने सॉइल के सेशन में ये क्वेश्चन करवाया था। आज से 3-4 महीने या 5-6 महीने पहले मैंने एक बार सॉइल लगातार करवाई थी, 2-3 लेक्चर के अंदर, और ऑलमोस्ट सारी करवाई थी। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने ये करवाया था। और कल एएफओ में, है ना, जो बीएससी लेवल का एग्जाम है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के आया था लेकिन वही बात है, जिसके पास बुद्धि थी वो करके आगे। तो देखिए, बेंच ट्रेसिंग का उपयोग कितने प्रतिशत ढलान पर किया जाता है? 16 से 33% ढलान पे, यानी बहुत ज्यादा जहां ढलान होता है वहां पर इसका उपयोग किया जाता है।
अब इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको एक साथ ही बता देता हूं, यहां पे आपके लिए आसान होगी। बैच ट्रेसिंग का उपयोग होता है जहां कितना ढलान होता है, 16 से 33% ढलान होता है, वहां हमेशा अपने क्या यूज करते हैं, बैच ट्रेसिंग है वो यूज करते हैं। वहीं पे जिंक ट्रेसिंग की अगर बात की जाए, जिंक ट्रेसिंग जो होती है ना, ये कभी मैं आपको लेक्चर कराऊंगा तब बताऊंगा ये किस किस तरह की ट्रेसिंग होती है। जिंक ट्रेसिंग जो जनरली है वो 3 से 10% ढलान पे की जाती है। कितने ढलान पे करते हैं अपने, 3 से 10% जो ढलान है वहां पे करते हैं। कंटूर बंडिंग है वो 6% से ज्यादा ढलान है वहां पे की जाती है, कंटूर बंडिंग है वो। लेकिन जहां पे बारिश 600 mm से कम होती है, यानी बारिश कम ही होती है, लगभग ये शुष्क क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र वाले क्षेत्रों में जहां पे ढलान होती है और जहां मतलब ढलान कितना अच्छा 1% से ऊपर है, वहां पे अपने क्या करते हैं, कंटूर बंडिंग करते हैं, वहां पे अपने क्या करेंगे, कंटूर बंडिंग करेंगे। वहीं पर अगर हम बात करें उसके अलावा ग्रेडेड बंडिंग जो होती है, ग्रेडेड बंडिंग जो होती है वो जहां बारिश 600 mm से ज्यादा होती है और ढलान 2 से 10% होता है, वहां ग्रेडेड बंडिंग करते हैं। दोबारा से बेंच ट्रेसिंग वहां करते हैं जहां ढलान 16 से 33% होता है। जिंक ट्रेसिंग जो है वो वहां करते हैं जहां ढलान 3 से 10% होता है। कंटूर बंडिंग वहां करते हैं जहां शुष्क क्षेत्र होता है, बारिश सालाना है वो 600 mm से कम होती है और ढलान 6% से ऊपर होता है, वहां कंटूर बंडिंग की जाती है। और नेक्स्ट अपने बात करें ग्रेडेड जो बंडिंग है, जहां ढलान कितना है, 2 से 10% है, लेकिन बारिश जो है वो 600 mm से सालाना ज्यादा है, वहां पे अपने क्या करते हैं, ग्रेडेड बंडिंग करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब अपने बात करते हैं जो अम्लीय मृदाओं के सुधारक है। सारी मृदाओं के सुधारक को हमने पीछे एक लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था, लेकिन अब हम यहां पे बात करने वाले हैं जो अम्लीय मृदाओं के सुधारक है उनके लिए, है ना। देखो अम्लीय मृदाओं के सुधार के लिए जो सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है वो काम में लिया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। अम्लीय मृदाओं के सुधार में जो सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है वो कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम चूना पत्थर भी बोल देते हैं या फिर इसको क्या बोल देते हैं, लाइमस्टोन भी बोल दिया जाता है। अम्लीय मृदाओं के सुधार, कैल्साइट भी बोलते हैं इसको, अपने क्या बोलते हैं, कैल्साइट भी बोलते हैं। अम्लीय मृदाओं के सुधार में जितने भी सुधारक है लगभग उसका 90% अकेला कौन सा काम में लिया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट काम में लिया जाता है। इसको कैल्साइट या चूना पत्थर भी बोला जाता है। अब देखिए, मान लो कोई ये मिट्टी है और ये अम्लीय प्रकृति की है और इसको सुधारने के लिए अगर 100 किलो कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत पड़ रही है तो उसकी तुलना में दूसरे सुधारक की कितनी जरूरत पड़ती है, उससे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट तुल्यांकी भार। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट तुल्यांकी भार। यानी जो अम्लीय सुधारक है अगर हम उसका उपयोग कैल्शियम कार्बोनेट की जगह करें, यानी सबसे ज्यादा आप कौन सा जो अम्लीय मृदा सुधारक है वो काम में लेते हैं, कैल्साइट। अब सपोज करो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है और उसकी तुलना में आप कोई दूसरा सुधारक बिना बुझा हुआ चूना, डोलोमाइट, बेसिक स्लेट काम में लेते हैं तो उसकी तुलना में कितना डालना पड़ेगा। अगर कैल्साइट 100 किलो डल रहा था तो बाकी सुधारक है वो कितने डलेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले पूछा गया है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी जिसको आप बिना बुझा हुआ चूना या फिर स्लैक्ड लाइम बोलते हैं, तो इसका जो कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट उदासीन जो या फिर इक्विवेलेंट वैल्यू होती है वो कितनी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है कैल्शियम ऑक्साइड की, बिना बुझे हुए चूने की। यानी 100 किलो कैल्साइट डलेगा तो उसकी तुलना में कैल्शियम ऑक्साइड कितना डलेगा, फटाफट बताओ भी। बिना बुझा हुआ चूना है वो कितना डालना पड़ेगा। अगर कैल्शियम कार्बोनेट 100 किलो डालने से वो मिट्टी सुधरती है और उसकी जगह आप क्या डाल रहे हैं, बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड डाल रहे हैं, तो कितना डालना पड़ेगा बताओ फटाफट। 179 किलो, 179 kg। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है बिना बुझा हुआ चूना है उसका जो कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट वैल्यू जो है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के तुल्यांक जो भार है वो कितना होता है, 179 kg। अच्छे से याद रख लेना, कैल्शियम ऑक्साइड का कितना है, 179। तो इसका राइट क्या होगा, डी। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसको आप हाइड्रेट लाइम बोल देते हैं या बुझा हुआ चूना बोल देते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको फॉर्मूले के हिसाब से कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बोल देते हैं। इसका बताओ तुल्यांकी भार कितना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी होगी, फटाफट बताइए भी कितनी वैल्यू होगी।
क्या बात भाई, अब आंसर नहीं आ रहे आप लोगों के। जो बिना भुजा हुआ चूना है, इसका कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट वैल्यू कितना होगा? इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 136 होगा। राइट आंसर क्या है यहां पे? सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है कैल्साइट, चुन्ना पत्थर। जाहिर सी बात है, इसका तो मैंने बता ही रखा है कितना होगा, 100 kg है। ये 100 kg डालना पड़े और इसकी जगह यही डालना पड़े तो 100 kg होगा, सोचने की क्या जरूरत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 100 होगा। अब बचा बेसिक स्लैग। देखो, लोहा इस्पात के जो उद्योग होते हैं उनका जो अपशिष्ट निकलता है या जो मल निकलता है या उनका जो मतलब फालतू का जो मटेरियल होता है उसको बोलते हैं बेसिक स्लैग, सारीय धातु मल। ये सारी प्रकृति का होता है, अम्लीय मृदाओं में डालते हैं तो पीएच ऊपर आ जाता है, यानी पीएच में क्या है? सुधार हो जाएगा। प्लस जब आप इसको खेत में देते हो तो एक फायदा यह भी है कि इसमें 14 से 18% फास्फोरस भी होता है। कितना फास्फोरस होता है? 14 से 18% फास्फोरस होता है, यानी अच्छा खासा इसके अंदर फास्फोरस देखने को मिलता है। तो बेसिक स्लैग आपको कितना डालना पड़ेगा? जहां कैल्साइट 100 किलो डालना पड़ता है, 86 किलो 86, यानी बेसिक स्लैग के जो कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस वैल्यू है वो कितनी है? 86। अब आप एक मुझे बता दो, जो डोलोमाइट है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट आप जिसको बोलते हैं डोलोमाइट, डोलोमाइट का कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होता है? डोलोमाइट का बताइए भी फटाफट। ऑप्शन में तो तुक्के लगा देते हो, अब सीधा उत्तर दीजिए, बताओ भी। गौरव, अनिल, अजय, बिल्कुल पंकज कुमार, कोशिश करेंगे बनाने की। इसका उत्तर किसी ने नहीं दिया, शाबाश। अरे भाई, डोलोमाइट है, इसकी कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट वैल्यू होती है 108.6। कितनी होती है? 108.6। यानी अम्लीय मृदाओं के जो सुधारक है वो कैल्शियम ऑक्साइड, बिना भुजा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी भुजा हुआ चूना, कैल्साइट यानी चूना पत्थर, बेसिक स्लैग यानी सारीय धातुमल और डोलोमाइट, ये अम्लीय मृदाओं के सुधार के काम में लिए जाते हैं। और इनमें जो सबसे ज्यादा सुधारक काम में लिया जाता है वो कौन सा काम में लिया जाता है? कैल्साइट। और हमेशा ही अम्लीय मृदाओं के सुधारक जो होते हैं इनका जो इक्विवेलेंसी निकाली जाती है या इनका तुल्यांकी भार निकाला जाता है वो किसके अनुसार निकाला जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट के आधार पर निकाला जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, चावल की कौन सी किस्म सारीय प्रतिरोधी होती है? सारीय मृदा प्रतिरोधी बोलेंगे या सारीय मृदा सहिष्णु बोलेंगे? कैसे लिखेंगे? यानी सहनशील जो होती है। वैसे तो आपको पता है जो चावल है, धान है, वो अम्लीय मृदाओं के प्रति सहनशील होता है। जो धान है, चावल है, वो अम्लीय मृदाओं के प्रति क्या है? सहनशील होता है। निशा कुमारी डी, राधे डी, साक्षी ओल, हिमांशु डी, पंकज कुमार डी, सुमित डी। ऐसा तो नहीं है डी देखा मन डोला और डी कर दिया ना, बोले जिसमें डी आता है उसमें ऑलमोस्ट डी ही राइट होता है। देखो, वैसे तो धान यानी चावल जो है वो अम्लीय मृदाओं के प्रति सहनशील होता है, लेकिन इसकी कुछ किस्में सारीय मृदाओं के प्रति सहनशीलता भी दिखाती है। उसमें IR 8 सही है, पद्मा भी सही है, पुस्सा 221 भी सही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। ये 3 ऐसी किस्में हैं जो सारीय मृदाओं के प्रति भी सहनशीलता दिखाती है। तो राइट आंसर क्या होगा यहां पे? डी ऑप्शन आप लोगों का राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? फटाफट उत्तर दीजिए। भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? फटाफट बताइए, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है? वीडियो भाई सबके ही बनाएंगे, आप चिंता मत करिए। बताओ, भारत में सर्वाधिक कौन सी मृदाएं पाई जाती है? देखो, भारत में सबसे ज्यादा जो मृदा पाई जाती है वो जलोढ़। लगभग 33.5% हिस्से पर आपको जलोढ़ मृदा ही देखने को मिलती है। दूसरे नंबर पे पाई जाती है भारत में लाल मृदाएं, तीसरे नंबर पे पाई जाती है काली मृदाएं, चौथे नंबर पे पाई जाती है मरुस्थलीय मृदाएं और 5वें नंबर पे पाई जाती है लेटराइट मृदाएं।
5वें नंबर पे कौन सी? लेटराइट मृदाएं। भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा, उसके बाद जलोढ़ जो जल के साथ बहकर आई है। इसमें भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है खादर और एक होती है बांगर। भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदाएं हैं, उसके बाद लाल मृदाएं हैं, उसके बाद काली मृदाएं, उसके बाद मरुस्थलीय मृदाएं और उसके बाद लेटराइट मृदाएं। भारत के 33.5% हिस्से पर आपको जलोढ़ मृदाएं देखने को मिलती है और जलोढ़ मृदाओं को दो भागों में बांटते हैं। अभी जिन स्टूडेंट ने लाइक करने में कंजूसी कर रखी है वो फटाफट क्या है, लाइक कर दीजिए, है ना। और शेयर करने वाला काम तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें। अब देखो, जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की होती है, एक तो खादर और एक बांगर। एक आपके चैट बॉक्स के अंदर ऊपर वीडियो का लिंक अटैच किया हुआ है, उस लिंक को जरूर विजिट करना। यह हमारा नया चैनल है जिसमें आपको एग्रीकल्चर की ब्लॉगिंग है वो देखने को मिलेगी, और अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग देखने को मिलेगी जहां से आपको खूब सारा नॉलेज भी मिलने वाला है। जस्ट ये चैनल अभी स्टार्ट हुआ है तो आप लोग इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके काम की चीजें इस पे मिलने वाली है। ऊपर देखो हमने अटैच कर रखा है लिंक, है ना। बिना देरी करते हुए इसको भी सब्सक्राइब कर देना है, और इसका जो आज का वीडियो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है। क्वेश्चन की कमी मैं नहीं आने दूंगा आपके एग्जाम तक, और आप जो है इस चीज में कमी ना आने दें। जलोढ़ मृदाएं कितने प्रकार की है? दो, खादर और बांगर। जो नवनिर्मित मृदाएं होती है उनको खादर कहते हैं, ये मैदानी क्षेत्रों में होती है। कौन से क्षेत्रों में होती है? मैदानी क्षेत्रों में। और बांगर है, इनको ओल्ड एलुवियल सॉइल कहते हैं, यानी पुरानी जलोढ़ मृदाएं कहते हैं, और ये आपको तराई क्षेत्र में, पहाड़ों की जो तराई होती है ना, उसमें देखने को मिलती है। समझ गए आप। एक कई बार जो लेटराइट मृदा है इसका पूछ लिया जाता है। लेटराइट जो मिट्टी है, ये जो लेटराइट शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? ब्रिक्स, है ना। ये जो मिट्टी होती है ना, ये बहुत ही कठोर होती है और लाल रंग की होती है, यानी जो ईंट होती है उस जैसी होती है, और ये बिल्डिंग मटेरियल बनाने के लिए बहुत बढ़िया होती है। जनरली होता क्या है इसमें, सामान्य तो मृदाओं में क्या होता है, आयरन और एल्युमिनियम पानी के साथ घुलकर नीचे जाता है और सिलिका है वो ऊपर बनी रहती है। लेकिन जहां पर नमी ज्यादा होती है और ताप ज्यादा होता है वहां सिलिका अपघटित हो जाती है और सिलिका पानी के साथ घुलकर नीचे चली जाती है, और ऊपर क्या रह जाता है? आयरन और एल्युमिनियम ऊपर रह जाता है, जिससे मिट्टी क्या होगी? कठोर होगी, और आयरन ज्यादा इस वजह से लाल रंग होगी। जब ये सूखी होगी तो इसे पपड़ियों की तरह उतरेगी। इससे टाइल्स, ईंट बनाने के लिए बहुत बढ़िया होती है, इसलिए नाम क्या रख दिया? लेटराइट। ये जो सिलिका पानी के साथ घुलकर नीचे चली जाती है और ऊपर आयरन और एल्युमिनियम का जो एक्त्रीकरण हो जाता है ना, उसको लेटराइजेशन कहते हैं। क्या बोला जाता है इसको? लेटराइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लेटराइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो लेटराइजेशन से जो मृदा बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? लेटराइट मृदा। मैंने क्या बोला, कहां पाई जाती है? जहां नमी, आर्द्रता बहुत है और ताप भी ज्यादा है, यानी उष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में, दक्षिणी भारत में यह देखने को मिलती है। और इसमें क्ले के कंटेंट ज्यादा होते हैं, चिकनी मिट्टी के कंटेंट है वो ज्यादा होगा, लाल रंग की देखने को मिलती है, और ये अम्लीय प्रकृति की मृदाएं होती है। क्योंकि आयरन ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है अम्लीय, क्योंकि आयरन क्या उत्पन्न करता है? अम्लता है वो उत्पन्न करता है।